दुनिया के एक कंट्री का नाम बोलिए जिसने बहुत जनसंख्या होने के बावजूद अपने लोगों का ऐसा इस्तेमाल किया कि दुनिया में एक बड़ी शक्ति बन गया। पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से हम कहाँ हैं? Who has given human index concept to the world? आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। अच्छा, थैंक यू सर। बैठिए। आफ्टरनून को पीएम भी बोलते हैं क्या? नून के बाद का जो समय होता है उसको Yes, sir. पीएम भी बोलते हैं क्या? मतलब पीएम से क्या था? पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं याद है, कोई बात सॉरी नहीं। सर। इकोनॉमिक्स आपने ग्रेजुएशन में रखा हुआ है ना? यस सर। तो आजकल जो इकोनॉमिकली जो देश आगे बढ़े हुए होते हैं वे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, नहीं? यस सर, कहीं ना है? कहीं यस सर, इस पैटर्न को देखा जा सकता देखा जा सकता है ना? है। यस सर। तो इंडिया का उसमें कहाँ स्थान है? रिच नेशन की श्रेणी में इंडिया आया है या नहीं? कहता है कि फोर्थ इकोनॉमी है हम संसार के। यस सर। यस सर, इंडिया अभी 4th पोजीशन पे है। हम्म। अ, इसी के कारण वो रिच नेशन होगा क्या? सर क्या? इसी के कारण वो रिच नेशन होगा क्या? सर केवल एक चीजों के कारण नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 4th पोजीशन पे हैं, बट अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पर अभी हम लोग हाईएस्ट पॉपुलेशन में आ गए हैं। हाईएस्ट में आ गए हैं ना? Yes, नंबर 1 sir. पर आ गए हैं। यस सर। टॉप होना तो अच्छी बात कही जाती है क्या? सर बट सर अगर हम लोग उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में इस्तेमाल करें फिर ये हमारे लिए अच्छी चीज होगी, लेकिन अगर सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, लोगों का ह्यूमन कैपिटल को अगर नहीं एनरिच किया गया तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। अच्छा, दुनिया के एक कंट्री का नाम बोलिए यस सर। जिसने बहुत जनसंख्या होने के बावजूद यस अपने लोगों का ऐसा इस्तेमाल किया कि दुनिया में एक बड़ी शक्ति बन गया। सर मुझे चाइना का चाइना का नाम ध्यान आया। यस सर। चाइना से हम लोग सीख सकते हैं क्या? यस सर। कैसे सीखेंगे? सर चाइना और भारत दोनों ही देश लगभग सेम समय पे आजाद हुए हैं। एक रेंज कहा जा सकता है ऐसा, लेकिन उन्होंने अपने इकोनॉमी को खोल के और फिर मैन्युफैक्चरिंग में खुद को इतना आगे बढ़ाया कि आज बहुत सारे लोग उसे मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री कहा जा रहा है उसको। तो हमें उससे सीखना चाहिए और हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा तो देना चाहिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण भी बड़ी चीज है ना? ये सर, जनसंख्या नियंत्रण भी साथ में करना क्या कर चाहिए। सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए? सर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले लोगों को अवेयर किया जा सकता है और स्वास्थ्य संबंधित लोगों को बताया जा सकता है कि कैसे इसको कर सकते हैं कंट्रोल। कुछ सरकार की ओर से भी कदम उठाए जा सकते हैं क्या? जागृति तो हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, पहले की अपेक्षा लोग जागरूक हो गए हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, छोटे परिवार रख रहे हैं। सरकार क्या कर सकती है अगर कोई सब कुछ जागृति रहने के बावजूद? अगर सर सरकार लोगों को फ्री में हेल्थ सर्विसेज लाइक जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उसकी सुविधा फ्री में अगर दे तो लोग उससे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ना कम हो जाएगा। सर लोग उस चीज में, अगर कोई चीज फ्री में वो चीज अवेलेबल है, कई बार ऐसा होता है समाज में कि लोगों को पता है कि इस चीज से जनसंख्या कंट्रोल होगा और फिर हमारे देश के लिए, वो सोसाइटी के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन लोग कई बार इसलिए भी नहीं करवाने जाते कि उसमें पैसे खर्च हो जाएंगे उन्हें। तो कई बार अगर सरकार की तरफ से ये सुविधा तो अभी है नहीं है क्या? सर है, बट उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने की जरूरत है। अभी भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति उस तुलना में बहुत बेहतर नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तुलना में। अच्छा, इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स सरकार से क्या किए जा सकते हैं जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण हो? सर सरकार इंसेंटिव इस तरह की दे सकती है कि अगर हम लोगों को परीक्षा के माध्यम से या जैसे भी जॉब में ले रहे हैं तो उसमें अगर हम कुछ किसी को फायदा दे तो वो एक इंसेंटिव कही जा सकती है। या जिनके अधिक बच्चे हैं, मतलब अगर वो लोगों को कह सकती है कि अभी से आप कंट्रोल करिए, फ्यूचर में हम इस तरह के कहने का फायदा होता है क्या? छोड़िए उसको, हम थोड़ा सा दूसरा बिंदु पर आपसे बात कर लेते हैं।
ऑप्टिमिस्टिक को आपने वीकनेस बताया है। यस सर। ओवर ऑप्टिमिस्टिक से क्या मतलब है? मुंगेरी लाल के हसीन से अपने आपने देखे हैं? नो सर। नहीं, वो पहले एक सीरियल चलता था जिसमें बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक क्या मतलब है इसका? सर कभी कभी मैं अति आशावादी हो जाती हूँ, जिसके वजह से जो रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसका मैं ध्यान नहीं रखती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब सही होगा, जबकि मुझे लगता है कि अति आशावादी ना होकर मुझे जो रियल फैक्टर्स है उस पर काम करने चाहिए, तब मुझे बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा चाहिए। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है। हम लोग अभी कह रहे थे कि हम लोग ने वो फोर्थ इकोनॉमी हो गए हैं, तो इसके लिए आपने बताया स्ट्रेंथ, वो इकोनॉमी का आकार बड़ा हो गया। यस सर। और ये आपका पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से हम कहाँ हैं? सर पर कैपिटा इनकम का मुझे एग्जैक्ट डेटा अभी इस वक्त नहीं याद है। अच्छा, ठीक है। सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि मतलब जो इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है वो हमारे मासेस में यहाँ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, पूरी पब्लिक को? नो सर। सर इस चीज में कहा जा सकता गिनी कोफिशिएंट के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो सर हमारे यहाँ इनकम इनइक्वालिटी अभी हाल के दिनों में और बढ़ती जा रही है। ये सर, रिच लोग और रिचर होते जा रहे हैं, जबकि जो गरीब लोग हैं उन तक वो फायदा पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहे। हमारा जो गेम था, जो टारगेट था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द यूज है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यस सर। क्या समझे इससे आप? सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से मतलब है कि जो भी व्यक्ति समाज में अपना योगदान दे रहे हैं उन तक उस तरह का प्रॉफिट पहुंचना चाहिए। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर, दोनों का कंसेप्ट नहीं है। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारे संसाधन है उसको हम बराबर लोगों में बांट दें। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो हमारे समाज में अपॉर्चुनिटीज है लोगों को काम करने के लिए, रोजगार का, वो लोगों तक बराबर से पहुंचे ताकि वो भी रोजगार करके अपना स्थिति ठीक कर सके। अच्छा, इकोनॉमी का नेचर क्या है हमारे देश की? सर मिक्स्ड इकोनॉमी है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे यहाँ और पब्लिक दोनों तरह के इंटरप्राइजेस काम कर सकते हैं और दोनों का बैलेंस करके सरकार चली हमारे देश की। अच्छा, अबाउट हिस्ट्री आपने तो पढ़ा होगा, बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ी है। फ्रीडम, कौन सी हिस्ट्री का किस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका? सर वैसे तो मुझे आधुनिक इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने बिहार की इतिहास भी पढ़ी है। बिहार की इतिहास पढ़ी है? नहीं तो हम लोग आधुनिक इतिहास में बताइए, दोनों को रिलेट करके। आप आधुनिक इतिहास में बिहार का क्या रोल है? सर सर आधुनिक इतिहास में बिहार ने भी अपना रोल दिखाया। सबसे पहले तो हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में ही सम्मिलित थे। अभी जो हमारा बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सभी मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी कही जाती थी। हमेशा से ये इतिहास में रहा है? नो सर, हमेशा से नहीं रहा है सर। ये मिडाइवल के लास्ट पीरियड से ऐसा हुआ कि बंगाल और बिहार एक साथ सम्मिलित हुए। एक साथ हुआ? कभी बिहार इंडिपेंडेंट था कि नहीं? ये सर एंशिएंट टाइम में बिहार का अपना अलग। मिडाइवल टाइम में? यस सर। मिडाइवल टाइम में? सर मिडाइवल टाइम में शेरशाह सूरी के टाइम पे बिहार का अपना वजूद था, लेकिन उससे अधिक मैं याद नहीं कर। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सर 22 मार्च। क्यों मनाया जाता है सर? 22 मार्च को पेपर पे, ऑन पेपर्स ये डिसाइड किया गया कि बिहार आज से एक अलग राज्य के रूप में कार्य करेगा और 1 अप्रैल से बिहार ने अलग राज्य के रूप में कार्य करना शुरू भी कर दिया था। इसीलिए उस दिन को याद करते हुए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बिहार का अपना गीत भी है? यस सर, मेरे भारत के कंठार है बिहार तुझे सत सत वंदन बिहार। किसने लिखा? सॉरी सर, मुझे ऑथर का नाम। अच्छा, और तो बिहार को स्टेट बनाने में किन लोगों का रोल था? सर इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है सच्चिदानंद सिन्हा का। अच्छा सर, उन्होंने किताबें लिखी हैं और मैगजीन्स लिखे उन्होंने उस समय में। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट उन्होंने लिखे हैं और उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर भी इस बात को रखा था। फिर उन्होंने लोगों को भी अवेयर करना शुरू किया था कि हमें अपना
बिहार वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एंसेंट समय से ही एक अलग एंटिटी के, एक अलग राज्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो उन्हीं के प्रयासों की वजह से 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ, वहां अनाउंस किया गया कि आज के बाद से बिहार एक अलग राज्य के रूप में कार्य करेगा। फिर ये एक अनाउंसमेंट थी, इसलिए इसे पेपर पे 22 मार्च 1912 को कहा गया कि आज से बिहार एक अलग राज्य के रूप में कार्य करेगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड। यस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? यस सर। सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स उस फेनोमेनन को कहा जाता है जब किसी भी देश में अत्यधिक आबादी होती है और उस देश की आबादी का उपयोग देश को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट से ये संभव हो पाता है। लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सर एक फेज है सर माल्थस के थ्योरी के हिसाब से, जिसमें वो ट्रांजिशन का फेज वो होता है जब सर मृत्यु दर कम हो रही होती है और बर्थ रेट हाई होता है, उस वक्त को ट्रांजिशन फेज कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के नाम से उसकी। अच्छा, अभी ह्यूमन इंडेक्स के बारे में आपने कहा, yes, तो मतलब हु हैज गिवन ह्यूमन इंडेक्स कांसेप्ट टू द वर्ल्ड? सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक इकोनॉमिस्ट का नाम आता है जिनका नाम यूनुस है। सर, मैं उनका पूरा नाम यूनुस नहीं है, सॉरी सर, इतना हिंट दे देते हैं, ही इज ए पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। यस सर, आई हैव रेड अबाउट हिम सर। वो और अमर्त्य सेन का भी नाम आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अमर सेन और महबूल हक में क्या डिफरेंस है? सर, डिफरेंस सर उन लोगों का जो थ्योरी है कि किस तरह से इसका आकलन किया जाना चाहिए, उसमें डिफरेंस है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट था अमर सेन जी का, इन्होंने किया है, इन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया है वेरी वेरी स्मार्ट वे में है। यस सर। अच्छा, अब तो इकोनॉमिक्स आप जानते ही हैं, इफेक्टिव डिजायर क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ना, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? यस सर, कंज्यूमर सरप्लस सर, कंज्यूमर सरप्लस वो है जब जिस ट्राई टू डिफाइन एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। सर, ये एक डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है कि जिस जो कंज्यूमर है वो कितना खर्च करना चाह रहा है और उसे किस मूल्य पे वो सामान उपलब्ध हो पा रही है, उनके उसके बीच का जो डिफरेंस। बहुत अच्छा है, आप तो इससे भी जानते हैं। यूटिलिटी को डिफाइन करिए, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता सर, यूटिलिटी सर किसी भी चीज के उपभोग से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सब कुछ आप तो सब जानते हैं। बहुत अच्छा, पूरे कंसिडरेशन का बहुत है। कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई हिचक नहीं। बहुत अच्छा, वेरी थैंक यू सर। कीप इट अप। थैंक यू सर। ठीक, बस एक्सीलेंट इंटरव्यू, एक ही कमेंट है, कीप इट अप। बहुत अच्छा, थैंक यू। पर्सनालिटी वाइज एवरीथिंग इज ओके, नथिंग रिक्वायर्ड टू बी प्लीज्ड, सब चीज ठीक है। तो आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक अपने फ्यूचर के प्रति हैं, तो ये अच्छी बात है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है सर? मुझे समझ नहीं आता क्या लिखा, तो मुझे लगा आपने लिखा है ओवर ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ओवर लिख दिया है तो वीकनेस में चाहते हैं, पॉजिटिव है। ऑप्टिमिस्टिक है तो ये स्ट्रेंथ होगा, लेकिन ओवर हो गए तो वीकनेस हो गया। ओवर जिसमें भी लगे, ठीक है, एक्सेस ऑफ चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सर। दिस इज नॉट योर इवेंट है ना, आप जाओ बस जाइए, इतना ही जानना। का मतलब ही होता है क्या होगा, सो आप बी कॉन्फिडेंट और जाके करिए, यू आर फिट टू डू। थोड़ा सा ये देख लीजिए, पेंटिंग, एपीजे अब्दुल कलाम, बैडमिंटन, सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, आप तो सब जानते ही होंगे, सब नॉलेज है आप बस। पर्सनालिटी टेस्ट इधर जो भी लिखा जाता है ना, उसके बारे में प्रायः पूछा ही जाता है, क्योंकि वही पर्सनालिटी का मुख्य अंग होता है। ठीक है ना, ठीक है, आप पर्सनालिटी वाइज गुड। थैंक यू सर। बहुत अच्छा।